वेलकम। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, एंशिएंट और मिडिवल ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया। उसमें आपका मराठा बाकी है जो मुझे भी आपको पढ़ाना है, तो मराठा मैं मॉडर्न में आपको पढ़ाऊंगा। और मॉडर्न इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। महात्मा गांधी हो गई, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, शास्त्री साहब हो गए, इसके बाद तिलक साहब हो गए, घोष साहब हो गए, लाल बाल पाल हो गए। उसके बाद कुछ जो मॉडर्न रेनेसा के लोग हैं उन सब के बारे में भी आपको मैं स्पेशल लेक्चर पर्सन बाय पर्सन 5 से 7 मिनट का बना के देता जाऊंगा। तब उन्हें भी बीच बीच में देखते रहिएगा ताकि आपकी तैयारी प्रॉपरली हो जाए एग्ज़ाम से पहले और आप प्रॉपरली एग्ज़ाम दे पाएँ। तो चलिए बिना देर की लेटर मुगल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। इनकी डेथ के बाद जो एम्पायर था बहुत बड़ा था। ये कहा जाता है कि औरंगजेब के डेथ के टाइम पर सबसे बड़ा एम्पायर मुग़ल का था। जो अभी तक टेरिटरीज़ थी उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी टेरिटरीज़ इनकी थी। तो एम्पायर जो था, अभी क्या हुआ, इनके डेथ के बाद थोड़ा सा डिसेंडेंट होने लगा। इनकी डेथ के बाद रॉयल प्रिंसेस जो थे वो लड़ने लगे। बट यहाँ पर क्या होगा कि पहले तो शुरुआत में ये लास्ट रूलर होगा जिसमें प्रिंस आपस में लड़ रहे होंगे। बट इसके बाद क्या होगा, लीडर्स आगे बढ़ेंगे। तो लीडर्स में 2-3 होंगे। एक आपके जुल्फ़िकार खान और सैयद ब्रदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये मुग़ल रूलर्स की इनफेक्टिवनेस का फ़ायदा उठाएंगे और इसी तरह नोबल पावर में आ जाएंगे और लीडरशिप चेंज हो जाएगी। जब बेटा औरंगजेब मरते हैं तो इनके 3 बच्चों प्रिंस मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श में बैटल होती है, जिसमें मुअज्जम जो होते हैं ये जीत जाते हैं और ये क्या करते हैं, डिफ़ीट करते हैं मोहम्मद आजम को जजुआ में और कामबख्श को हैदराबाद में। इन दोनों को हरा कर ये किंग बन जाते हैं और एम्परर बनते हैं। और जब एम्परर बनते हैं तो बेटा ये एम्परर में एक टाइटल लेते हैं जिसको बोलते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह के नाम से बेटा ये रूल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत एफिशिएंट रूलर माने जाते हैं, बहुत कैपेबल थे। बस प्रॉब्लम ये थी कि इस एज में जाके बैठे थे कि इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला। प्रिंस मुअज्जम होते हैं, बहादुर शाह का टाइटल ले लेते हैं। ये रिलेशन अच्छे करते हैं जाटबूत लीडर जय सिंह से और अजीत सिंह मारवार और जय सिंह अम्बेर से। जाट चीफ चूरामन और बुंदेला चीफ छत्रसाल से भी रिलेशन अच्छे करते हैं, मुग़ल सर्विस में रखते हैं। मराठास के लिए अच्छा काम ये करते हैं कि साहू जी को छोड़ देते हैं, बट उनको चौथ और सरदेश मुखी का पावर भी दे देते हैं। बट ये सिविल वॉर होने देते हैं ताराबाई और साहू के बीच में, इसे सेटल नहीं करते। ये सिख गुरु गोविंद सिंह को मनसब देते हैं और इनकी डेथ के बाद बंदा बहादुर रिवोल्ट करता है तो उससे लड़ते हैं और लॉगर फोर्ट को कैप्चर करते हैं। हिस्टोरियन खाफ़ी खान जो है इन्हें शाह बेखबर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद इनके बिहेवियर और कई सारे रैकलेस ग्रांट एंड ऑल से क्या होता है, ये जमींदार जो इनका एम्पायर होता है बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है। तकरीबन 13 करोड़ 5 साल में बांट देते हैं। इससे पहले कोई एक्शन ले पाते, कुछ करते, उससे पहले मर जाते हैं और पूरा स्टेट कायोस में आ जाता है। और एक केओस जो होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है और बाकी एम्पायर पूरा डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद बेटा अगला रूलर जो बैठता है वो बेटा बैठता है जहांदार शाह। जहांदार शाह जो होता है ये जुल्फ़िकार खान की हेल्प से बैठता है। और जब ये बैठता है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो वो होते हैं नोबल जुल्फ़िकार खान, वही इसका सपोर्ट करते हैं और फिर पपेट रूलर का पहला स्टार्ट रूल हो जाता है। जहांदार शाह वीक था, प्लेजर में अपनी लाइफ बिताता था। उसने सारी अपॉर्चुनिटी जुल्फ़िकार खान को दे दी मुग़ल अफेयर की। जुल्फ़िकार खान ने जजिया कर हटा दिया। लाल कुंवर जहांदार के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। अब ये जो पहले आपके रूलर थे उनकी फ़ोटो है जहांदार शाह की, ये लाल कुंवर की फ़ोटो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेडी थी जो इन्फ्लुएंस कर रही थी इस टाइम पे एम्परर को। इसके बाद बेटा अगले बैठते हैं फ़र्रुखशियार। देखिए, फ़र्रुखशियार लास्ट एक ऐसे अच्छे रूलर थे जिनके टाइम पर लास्ट मतलब कहें पावरफुल रूलर हैं जो थोड़ा बहुत काम करते हैं और काम करते हैं, काफ़ी काम करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्या होता है, इनके अंकल जो होते हैं जहांदार शाह विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान और इसके साथ कोर्ट को डोमिनेट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, अब्दुल्ला खान के वजीर बनाते हैं। देखिए, इनको सैयद ब्रदर्स रूल करते हैं और अपने अंकल के सपोर्ट के साथ अपने अंकल को मार देते हैं। सैयद ब्रदर्स के साथ मिलकर सैयद ब्रदर्स इनको किंग बना देते हैं। और इसके बाद ये हुसैन अली को मीर बख्श बना देते हैं, अब्दुल्ला खान को वज़ीर, सिख लीडर बंदा बहादुर को एग्जीक्यूट करा देते हैं। 1970 में इंडियन कंपनी को गोल्डन फरमाना मैग्ना कार्टा देते हैं जिससे इन्हें बंगाल में फ्री ट्रेड का वो मिल जाता है। ये यहीं पे याद रखिएगा, ये एक रीज़न बनेगा बंगाल वॉर का, जिसे बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर बोलेंगे बाद में। बैटल ऑफ बक्सर बाद में होगी, प्लासी पहले होगी, तो प्लासी इसके चारण होती है बाद में।
और एम्परर और सैयद ब्रदर्स में डोमिनेशन की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सैयद ब्रदर्स मराठा ट्रूप बालाजी बेजराव, सैयद ब्रदर्स हेल्प लेते हैं मराठा ट्रूप की, और मराठा ट्रूप बालाजी विश्वनाथ के हाथ में होती है जो फर्रुखशियार को मार देती है। फिर सैयद ब्रदर 2 यंग किंग को लाते हैं, रफ़ीउद्दराज और रफ़ीउद्दौला, दोनों बनते हैं बट ये दोनों मर जाते हैं नशे के चक्कर में। सैयद ब्रदर्स 18 साल के रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा देते हैं। मोहम्मद शाह एफिशिएंट रूलर तो नहीं था बट ये पावर अपनी किसी को नहीं देना चाहता था, तो भी इसके बारे में बात करेंगे। इसमें सैयद ब्रदर्स के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलरेंस रखते हैं, अबॉलिश करते हैं जजिया, राजपूत से रिलेशन अच्छे बनाते हैं, ये पैक्ट में आते हैं, साहू को स्वराज्य देते हैं, चौसर देशमुखी 6 प्रोविंस में करते हैं। सैयद डिसइंटीग्रेशन को नहीं बचा पाए, जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स और इश्यूज़ चलते रहते थे। आपके सामने देखिए इनकी भी फ़ोटो बनी हुई है और सैयद ब्रदर्स की भी बनी हुई है। इसके बाद बेटा मोहम्मद शाह जो बैठते हैं, मोहम्मद शाह बहुत इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। इनको रंगीला बोला जाता है क्योंकि अपनी अय्याशी को नहीं छोड़ते। एंटी फैक्शन जो होता है निजामुल मुल्क और उनके अंकल मोहम्मद अमीन खान इनके साथ मिलते हैं। सैयद फर्रुखशियार के मर्डर और उसके बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदे में नहीं होते। इसके बाद हुसैन अली को मार दिया जाता है और अब्दुल्ला खान को प्रिजनर बना दिया जाता है। 30 साल के रूल में भी रंगीला अपने एम्पायर को नहीं बता पाए, उन्होंने अपने वजीर का भी साथ नहीं दिया, तो वजीर भी थोड़ा परेशान हो गए और डेक्कन चले गए और अपनी एम्पायर वहाँ पर बना ली। उसके बाद एटोनोमस स्टेट डेक्कन का, बंगाल का, अवध का इन्हीं के टाइम पे आया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप यहीं से याद कर लीजिएगा, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। मराठा ने दिल्ली को रेड किया, नादिर शाह ने 1739 में अटैक किया, नादिर शाह ने प्लंडर किया, कोहिनूर ले गए, पिकअप थ्रोन ले गए और इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर खुला छोड़ गया क्योंकि काबुल वगैरह सब चला गया। अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया को रेड किया, ठीक है, 48 में, और वो लगातार फिर 48 से 67 तक करता रहा, मतलब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के मुग़ल पीरियड में फिर अटैक होते चले गए। इसके बाद बेटा सैयद ब्रदर्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लीजिए। सैयद ब्रदर्स आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों भाई, और इन्होंने किंग मेकर्स भी बोला जाता है, इन्हें ध्यान रखिएगा। पहले तो इन्होंने अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, दे टुक द रिलीजियस टॉलरेंस, कन्विंस द इंडियन कुड रूल हार्मोनियसली, ठीक है, एसोसिएटिंग विद हिंदू चीफ्स। उसके बाद सॉर्ट द कंसोलेशन विद जाट, बुंदेला, मराठास। उसके बाद एबॉलिश जजिया, उसके बाद एबॉलिश पिलग्रिम टैक्स टू द एग्रीमेंट विद साहू, उन्हें स्वराज वगैरह दिया, ठीक है, और इन रिटर्न साहू ने इनको मिलिट्री सपोर्ट दिया, 15,000 माउंटेड सोल्जर्स दिए। तो एक सैयद ब्रदर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद बेटा अगले रूलर जो होते हैं 2 बैठते हैं, बहुत वीक होते हैं, जिसमें अहमद शाह और आलमगीर होते हैं। इन दोनों को इमादुल मुल्क मार देते हैं। फिर शाह आलम सेकंड बैठते हैं। प्रिंस अली गुहार ने खुद को शाह आलम सेकंड से बिहार में कोरोनेट किया बट अपने वजीर के डर से नहीं गए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन दिल्ली में ही नहीं आए कोरोनेशन के बाद। पानीपत के बाद अहमद शाह अब्दाली ने इनको शाह आलम सेकंड और एम्परर घोषित किया और ये वापस इंडिया दिल्ली में आए और नाजिब खान रोहिला के पेट्रोनेज में रहे। इनको बैटल ऑफ बक्सर में डिफीट किया अंग्रेज़ों ने। ट्रिटी इलाहाबाद की साइन हुई जिसमें दीवानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इन्हें दे दी गई और इनको अंग्रेज़ों को दे दी और इन्हें करा और इलाहाबाद मिले और हर साल 26 लाख ट्रिब्यूट मिला बंगाल से। इसके बाद ये ब्रिटिश शेल्टर में 1772 में दिल्ली वापस आते हैं और छोड़ते हैं और प्रोटेक्शन में मराठा के आ जाते हैं। ब्रिटिश शेल्टर 1772 में छोड़ते हैं, मराठास के साथ वापस आ जाते हैं। इसके बाद इनको ब्लाइंड कर देता है रोहिला लीडर गुलाम कादिर बाद में। फिर ब्रिटिश 1803 में दिल्ली कैप्चर कर लेते हैं, तब से दोबारा ब्रिटिशर्स के डिपेंडेंट बन जाते हैं। देखिए शाह आलम बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको बताया कि भाई ये जब आए तो पहले तो डर के मारे बने, उसके बाद बैटल हुई तो इनको एम्परर घोषित कर दिया अब्दाली ने। उसके बाद बक्सर बैटल हुई, अंग्रेज़ों के साथ आ गए। इलाहाबाद की ट्रीटी हुई बैटल हारने के बाद, जिसमें इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स भी अंग्रेज़ों को दे दिए और अंग्रेज़ों ने इनको क्या दिया, इनको कड़ा और इलाहाबाद दे दिया और पेंशन 26 लाख देने लगे। फिर बेटा इन्होंने 1772 में ब्रिटिश शेल्टर छोड़ा मराठाओं के अंडर आके माधाजी सिंधिया के साथ। इसके बाद बेटा रोहिला गुलाम कादिर ने इन्हें दिल्ली में ब्लाइंड कर दिया। फिर 1803 में दिल्ली कैप्चर कर ली अंग्रेज़ों ने और यहीं से ये अंग्रेज़ों के डिपेंडेंट बन गए। इसके बाद बेटा अकबर शाह सेकंड बैठते हैं। ये आपके अकबर शाह, ये सारे रूलर्स लाइन से बने हुए हैं, पीछे वाले भी शाह आलम थर्ड, अकबर शाह और बहादुर शाह। अकबर शाह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक है, राजा राम मोहन राय को उन्होंने इंग्लैंड भेजा था, इन्हें टाइटल दिया था राजा का। रीज़न क्या है बेटा,
क्वीन से सिर्फ किंग मिल सकता था या राजा मिल सकता था और कोई नहीं मिल सकता था। तो राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया और इन्हें इसलिए भेजा था कि इनकी पेंशन बहुत कम थी, तो ये रिक्वेस्ट करना चाहते थे प्रिंस क्वीन से कि वो इनकी पेंशन बढ़ा दें थोड़ी। इसके बाद बेटा बहादुर शाह सेकंड बैठते हैं, लास्ट रूलर हैं। ये उर्दू पोएट होते हैं, बहुत फेमस, और जफ़र के नाम से लिखते हैं। मिर्ज़ा गालिब भी इनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। डलहौजी ने ये कहा कि इनके बाद के सक्सेसर जो होंगे वो दिल्ली का रेड फोर्ट छोड़ेंगे और प्रिंस होंगे और आउटस्कर्ट्स में रहेंगे। कहाँ पर? कुतुब मीनार के पास। तो ये भी थोड़ा रिस्पेक्ट वाली बात थी, जो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे इनकी। कैनी ने डिक्लेयर कर दिया था ये चीज़। उसके बाद रिवोल्ट हुआ। उसके रिपोर्ट के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि ये हार गए, और जब हार गए 1857 के रिवोल्ट में, तो इन्हें बेटा रंगून डिपोर्ट कर दिया गया। इसके बाद बेटा नादिर शाह के इन्वेज़न के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखिए, नादिर शाह जब आए तो पर्शिया के इन्वेज़र थे, रूलर थे। इनका कैंपेन हुआ और जब ये आए तो इनको अट्रैक्ट हुए, 38 में आए, लाहौर तक आए थे। फिर यहाँ से फिर इनको लगा नॉर्थ वेस्ट वो है, तो इन्हें रूल करने बहुत वीक है, तो इन्हें कहा चलो अटैक कर देते हैं। नादिर शाह आए, ठीक है, इन्होंने पॉलिटिकल पास अच्छी थी, सफ़ाविद रूलर थे। इसके बाद नादिर शाह बिलीव सफ़ाविद साइज्म और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुन्नी ऑफ ऑटोमन एम्पायर थी। नादिर शाह की आर्मी मिक्स थी, शिया सुन्नी दोनों थे। इसके बाद मिलिट्री ग्रुप्स थे, फलिस्ट हुआ था, कुर्दिस्तान में आए, उज्बेक वगैरह सब इनके सोल्जर्स थे। इन्होंने कहा पर्शिया जो है बहुत अच्छे रिलीजन को अडॉप्ट करे, है ना, और सुन्नीस को ज़्यादा फॉलो करे। ही बेंड सिया प्रैक्टिसेस पर्टिकुलरली ऑफेंसिव टू सुन्नी। जो सुन्नी को नहीं पसंद थी वो सारी सिया प्रैक्टिसेस भी इन्होंने बेटा अपने उधर बंद कर रखी थी। इसके बाद बेटा इनका इफ़ेक्ट क्या पड़ा नादिर शाह का? जब नादिर शाह इंडिया में आए तो जाहिर सी बात है कैंपेन हुआ तो पूरी सेंट्रल अथॉरिटी ख़त्म हो गई। मराठास को और फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज़ को मौका मिल गया। नोबल और जमींदार्स ने भी अपने आप को फ्री करना स्टार्ट कर दिया और इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो गया, पेजेंट्रीज़ का ज़्यादा, और बहुत बुरी हालत हो गई। उसके बाद इन 1764 शाह आलम ज्वाइन मीर कासिम, बंगाल सुजाउद्दौला, और इसके बाद बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी में आपको पढ़ाऊँगा, ये आपको मैं बता चुका हूँ क्या हुआ। ऑन अदर एंड मुगल एम्पायर इन्फ्लुएंस डिक्लाइन रैपिडली, और मराठा एम्पायर बढ़ने लगी, जिसे बाद में अब्दाली ने हरा दिया, तो मराठा एम्पायर भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई। इसके बाद इन 1771 प्रोटेक्टर दिल्ली की तरह ये आए, माताजी सिंधवा, शाह आलम सेकंड दिल्ली लौटे। इसके बाद मुगल एम्पायर फिर से आया, ब्रिटिश ने दिल्ली कैप्चर की, फिर इनके हाथ में आ गया, फिर पूरी आर्मी हमेशा ब्रिटिश के हाथ में रही, और फाइनली ये रिवोल्ट ऑफ 1857 ने मुगल आर्मी को ख़त्म कर दिया और मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया। इतना आपका मुगल्स के लिए है। कल के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया के बाकी फैक्ट, जैसे रीजनल किंगडम, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, 1857 रिवोल्ट। साथ में मैं कुछ हिस्टोरिकल फेमस पर्सन्स की भी डिटेल्स अब आपको डालता रहूँगा, ताकि आप वो भी पढ़ते रहें, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहें, और बाकी कल हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम पे आपका लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक के पेज पे जा सकते हैं। आपको लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करिए, बट डिसलाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपने ये वीडियो क्यों डिसलाइक किया। और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए प्लीज़ इसको स्प्रेड करिए, क्योंकि शिक्षा जितना आप स्प्रेड करेंगे नॉलेज उतनी बढ़ेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।